बेटा आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसकी रिवीजन करनी है हमने। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसमें हीलियम भी शामिल है। अच्छा, इसको एस ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहते हैं बेटा जी क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो एंड करते हैं एस सब ऑर्बिट्स में, तो इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब फर्स्ट एक को हम अल्कली मेटल कहते हैं सिवाय हाइड्रोजन के, यानी ये देखें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास, इसको हम अल्कली मेटल कहते हैं। हाइड्रोजन जो है ना वो नॉन मेटल है। अल्कली क्यों कहते हैं बेटा जी, अरेबिक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है ऐश। क्योंकि कुछ जो शुरू के जो अरब के लोग थे तो उन्होंने ये पाया कि कुछ दरख्तों की जब ऐश हासिल की गई तो उसमें ये मौजूद थे सोडियम और पोटासियम। तो क्योंकि ये ज़्यादातर जो ऐश है वो मुश्तमिल थी सोडियम और पोटासियम पर, और अल्कली मेटल में भी ये सोडियम और पोटासियम मौजूद है फर्स्ट ग्रुप में, तो इस वजह से इसको कहा गया अल्कली मेटल्स। सेकेंड ग्रुप में हमारे पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये दो लफ्जों पर मुश्तमिल है, अल्कलाइन और अर्थ मेटल। अल्कलाइन यानी ये वो एलिमेंट है जो वाटर से मिलकर अल्कलीज बनाते हैं, और अर्थ मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो इस वजह से इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बेरियम और रेडियम शामिल है। अल्कली मेटल्स की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, यानी ये हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये अल्कली मेटल्स है बेटा। इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1। N जो है ना इसके नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये S जो है ना सब ऑर्बिट को, और ये जो है ना इलेक्ट्रॉन को शो करता है। तो इनके इट मीन इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो S में मौजूद होता है, और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इसलिए लूज करते हैं और यूनिक पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। इस वजह से इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल की कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2, यानी इसके वैलेंस शेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं हमका तो ये डाई पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, इस वजह से इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। नेक्स्ट जब हम इसके अक्रेंस की बात करते हैं, अल्कली मेटल्स चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल है या अल्कली मेटल है, ये दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इसलिए फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते बल्कि ये कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। इसमें से चंद एक काम जिक्र करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम जिक्र करने जा रहे हैं सोडियम और पोटासियम का। सोडियम और पोटासियम ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स होते हैं, और ये ज्यादातर अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, और ये तकरीबन अर्थ क्रस्ट का कितना 2.4% जो है ना ये उसको बनाते हैं अर्थ क्रस्ट को। इसके अलावा अल्कली मेटल्स के बहुत सारे इनसॉल्युबल एल्यूमिनो सिलिकेट्स मौजूद होते हैं अर्थ क्रस्ट में। लिथियम कॉम्प्लेक्स मिनरल्स बनाता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या स्कैटर्ड होता है अर्थ क्रस्ट में, और इसका मेन सोर्स जो कमर्शियल सोर्स है वो है स्पोडियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ये बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं, और यह ज्यादातर या पोटेशियम सॉल्ट के डिपॉजिट होते हैं वहां से ये मिलते हैं, रुबिडियम और सीजियम। फ्रांसियम ये नेचर में नहीं पाया जाता बल्कि इसको आर्टिफिशियल वे से लेबोरेटरी में बनाया जाता है। अब हम करेंगे अक्रेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये अल्कली मेटल कर लिया, फिर अब हम करने जा रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, और उसमें सबसे ज्यादा हम डिस्कस करते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम को। ये भी मोस्ट अबंडेंट है अर्थ क्रस्ट में, और इसका अर्थ क्रस्ट का जो आउटर पोर्शन है वो ज्यादातर सिलिकेट्स या एल्यूमिनो सिलिकेट्स पर मुश्तमिल होता है। मैग्नीशियम हेलाइड जो है ना ये ज्यादातर सी वाटर में पाया जाता है। इसके अलावा क्लोरोफिल का ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैग्नीशियम। कैल्शियम ज्यादातर स्केलेटल मटेरियल बनाने में, बोन, टिप, सी शेल वगैरह में ज्यादातर पाया जाता है। रेडियम जो है ना ये रेडियो एक्टिव होता है। अब हम करने जा रहे हैं कि पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। तो ये क्यों पिक्यूलियर बिहेवियर शो करते हैं? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी एंड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यानी इनकी वजह से ये अपने तमाम ग्रुप मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, इसको हम कहते हैं पिक्यूलियर बिहेवियर। अब हम करने जा रहे हैं कि अगर सपोज ये लॉन्ग आ जाता है, ये तो है शॉर्ट क्वेश्चन कि वाई हमारे पास जो लिथियम है वो शो पिक्यूलियर बिहेवियर, तो इसके लिए हम ये लिखेंगे
तो राइट डिफरेंट इसके जो पेक्यूलियर बिहेवियर्स ऑफ लिथियम, तो ये चंद एक दिए गए हैं, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। ये हार्डर होता है और लाइटर होता है, यानी ये जितने एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ग्रुप में उसमें सबसे ज्यादा हार्ड होता है और सबसे ज्यादा लाइट होता है। लिथियम के जो साल्ट्स होते हैं वो अमूमन लेस सॉल्युबल होते हैं इन वाटर। इसके अलावा ये कोवेलेंट नेचर शो करते हैं, इसलिए स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जिसमें टेट्रामाइन लिथियम है। वाटर के साथ इसके रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, बाकी बहुत हाईली फास्ट रिएक्शन शो करते हैं। बाकी जितने भी हैं जब उनको बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो दे फॉर्म ऑक्साइड बनाते हैं। बाकी जो या तो पर ऑक्साइड बनाते हैं या सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम इज द ओनली एलिमेंट व्हिच फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। इसके हाइड्राइड बहुत स्टेबल होते हैं, बाकियों के मुकाबले में ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाता है। इसके जो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा शो करते हैं आयनिक कैरेक्टर के मुकाबले में, इस वजह से ये ज्यादातर जो सॉल्युबल होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होते हैं। इसकी रिएक्टिविटी देखें तो ये लीस्ट रिएक्टिव्स होते हैं और ये एसिटाइलिन के साथ मिलकर मेटल एसिटाइलाइड्स नहीं बनाते, जैसे सोडियम एसिटाइलाइड्स बनाते हैं, तो ये लिथियम कोई भी एसिटाइलाइड्स नहीं बनाते। लिथियम कार्बोनेट्स को जब हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। बाकी जितने भी कार्बोनेट्स हैं अल्कली मेटल कार्बोनेट वो डिकम्पोज नहीं होते, और जब लिथियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है ये डिकम्पोज हो जाता है लिथियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी तरह लिथियम हाइड्रोक्साइड है, इसको अगर हम हीट करें तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं लिथियम ऑक्साइड में और वाटर में। बाकी कोई भी अल्कली मेटल नाइट्रोजन और कार्बन के साथ मिलकर ना तो नाइट्राइड्स बनाते हैं और ना ही कार्बाइड्स बनाते हैं। सिर्फ लिथियम ही वैध एलिमेंट्स है इस ग्रुप में जो नाइट्रोजन से मिलता है तो लिथियम नाइट्राइड बनाता है, और अगर ये कार्बन से मिलता है तो लिथियम कार्बाइड्स बनाता है। ये चंद जो है ना इसके पेक्यूलियर बिहेवियर है लिथियम्स के। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। सेम वही है कि क्या रीजन है कि क्यों ये पेक्यूलियर बिहेवियर शो करते हैं, वही चीज है, स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी एंड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इस वजह से ये पेक्यूलियर बिहेवियर शो करता है। चंद एक जो है ना ये कौन कौन से, जब हम इसकी हार्डनेस की बात करते हैं तो ये हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इतना जितना कि आयरन लोहा उतना ही हार्ड होता है। इसके हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, इसकी भी रिएक्टिविटी कम होती है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन शो करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि ये हमारे पास बेरिलियम जो है, बेरिलियम ये वह एलिमेंट है जो किसके साथ, अल्कलीज के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। बाकी कोई भी जो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो अल्कलीज के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। जी बेटा, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल बाय डाउन सेल। तो बेटा इसके लिए ये एक सेल था जो कि डाउन ने डेवलप किया, इस वजह से इसको डाउन सेल कहते हैं। ये हमारे पास जो डाउन सेल है बेटा जी, इसमें हमारे पास हम यूज करते हैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, यानी इसमें हम जो सोडियम मेटल हासिल करेंगे वो सोडियम मोल्टन सोडियम क्लोराइड से हासिल करेंगे, और जब इसको मेल्ट करते हैं तो ये आयंस में तब्दील होता है, सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव में। तो यहाँ पर और इसके साथ हम ऐड कर देते हैं कैल्शियम क्लोराइड को, क्योंकि अमूमन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सोडियम क्लोराइड का वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको हम कम करने के लिए इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से ये तकरीबन 600 सेल्सियस पर हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं डाउन सेल को। तो ये इसका एनोड है जो कि ग्रेफाइट का बना होता है, ये सेंटर में होता है, और इसके दोनों साइड पे कॉपर या आयरन कैथोड होते हैं जो इसको सराउंड करते हैं। और ये जो है यहाँ पर मोल्टन सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड मौजूद है। जब हम इसको करंट देते हैं तो उस सूरत में जो एनोड पर है उस पर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पर रिडक्शन होती है। यानी सबसे पहले जब हम सोडियम क्लोराइड को हीट करते हैं, मेल्ट करते हैं, तो ये सोडियम आयंस में और क्लोराइड आयंस में तब्दील हो जाता है। और फिर जब हम इसमें से ये करंट पास होता है तो उस सूरत में एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, तो क्लोराइड आयंस ऑक्सीडाइज हो जाते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल में, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं।
जबकि कैथोड पर सोडियम आयंस की रिडक्शन होती है और उस सूरत में ये सोडियम मेटल में तब्दील हो जाता है। यानी यहाँ पर कैथोड में दोनों साइड पे देखें तो यहाँ सोडियम मेटल मोल्टन फॉर्म में है एट 600 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ये सोडियम मेटल हमें हासिल होती है। यहाँ पर जो एनोड पर क्लोरीन ये यहाँ से रिलीज होती है, इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। तो अब हम इसको जरा देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसके ऑब्जेक्टिव यह है कि हम इसके जरिए कमर्शियल लेवल पर सोडियम मेटल हासिल करते हैं। इसका प्रिंसिपल यह है कि हम फ्यूज सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस से सोडियम मेटल हासिल करते हैं। फ्यूज सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस से इसका मेल्टिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड का 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसके अंदर अगर हम कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, लो हो जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हम देखें तो जो हमारे पास कैथोड है ये वाला, तो ये किसका बना होता है? सर्कुलर बार ऑफ कॉपर और आयरन, और ये सराउंड करते हैं किसको? एनोड्स को। ओके जी। और इसको हम सेपरेट करते हैं किसकी मदद से? वायर गाज की मदद से, आयरन वायर की मदद से हम इसको सेपरेट करते हैं। ये क्या करती है कि ये प्रिवेंट करती है कि यहां पर जो क्लोरीन बन रही है और ये सोडियम आपस में दोबारा मिक्स ना हो जाए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम आयरन वायर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो हमारे पास सेल के जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें एक तो हम ड्राई क्लोरीन हासिल करते हैं और प्लस 99.9% प्योर सोडियम मेटल हासिल करते हैं। और ये प्रोसेस किस टेम्परेचर पर हो रहा होता है? 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये प्रोसेस हो रहा होता है। तो इट मीन इट्स डाउन साइड में हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं। उसके टेम्परेचर को, मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं जो उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। जब इस जो ऑक्सीडेशन एनोड पर होती है, रिडक्शन कैथोड पर होती है, जब ऑक्सीडेशन होती है तो उस क्लोराइड क्लोरीन में तब्दील होती है, इसको कलेक्ट किया जाता है। और जब कैथोड पर सोडियम आयन की रिडक्शन होती है तो सोडियम मेटल में तब्दील हो जाते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में हमारे पास होती है और ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद होती है। और इसको स्पेशल कंटेनर के लिए यहाँ से सेपरेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ओके, तो ये है हमारे पास क्या चीज जी? डाउन सेल, और इसकी वजह से हम बना सकते हैं सोडियम मेटल। ओके, अब इसके बाद इसके एडवांटेज देखते हैं जरा कि इससे ये डाउन सेल के क्या एडवांटेज हैं। इसकी मदद से हम प्योर सोडियम मेटल हासिल करते हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मोर देन 99.9% इसकी मदद से हम सोडियम मेटल हासिल करते हैं और 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर हासिल करते हैं। उसकी वजह से फ्यूल की कंजम्पशन जो है ना वो बहुत ही कम हो जाती है। इसमें मेटालिक फॉग नहीं होती, यानी जब ये मेल्ट होती है तो उसकी वजह से वेपर्स बन जाते हैं, उसकी वजह से वो फॉग बन जाते हैं, मेटालिक फॉग बन जाती है, तो उससे साइड रिएक्शन होने का अंदेशा हो सकता है। लेकिन लो टेम्परेचर पर इसका फॉगिंग बहुत कम हो जाती है, इस वजह से हम कहते हैं नो मेटालिक फॉगिंग। और सबसे बढ़कर इस लो टेम्परेचर पर ये प्रोसेस होने की वजह से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो अपरेटस पर अटैक नहीं करते और इसको डिस्ट्रॉय नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट है कि एक तो हम इससे प्योर फॉर्म में सोडियम मेटल हासिल करते हैं, इसके अलावा इसमें मेटालिक फॉग नहीं बनती, और सबसे बढ़ के जो प्रोडक्ट हैं वो इस ऑपरेटर्स पर अटैक नहीं करते। ये था डाउन सेल। अब हम करेंगे जी क्या चीज? प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय डायफ्राम सेल और नेल्सन सेल। ये देखें बेटा, डायग्राम नेल्सन सेल का दिया गया है। ये हमारे पास यूं समझ लें, ये यू शेप, इसको हम ओब्लांग भी कहते हैं, यानी सिलेंडर नुमा ओब्लांग शेप। परफोरेटेड स्टील का बना हुआ कैथोड होता है, यानी ये स्टील का बना हुआ है, परफोरेटेड है यानी इसके अंदर सुराख है। और ये किसका काम करता है? कैथोड का काम करता है, राइट। इसके अंदर हम डायफ्राम यूज करते हैं, किस चीज की? एस्बेस्टॉस शीट एक्टिंग एज ए डायफ्राम with differentiate between anode and cathode, यानी कैथोड और एनोड को ये डिफरेंशिएट करती है। और इसके अंदर जो है ना हम सेंटर में यूज करते हैं ग्रेफाइट एनोड, और यहां पर हम यूज करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड व्हिच इज नोन एज ब्राइन। यानी वहां पर हमने सोडियम क्लोराइड मोल्टन फॉर्म में इस्तेमाल किया था और यहां पर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की फॉर्म में इस्तेमाल करें, और जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं।
इसी वजह से इसको जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालते हैं तो ये आयन में तब्दील होता है, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, और कुछ वाटर में आयनाइज होता है H पॉजिटिव एंड H नेगेटिव में, राइट। ये है कि हमारे पास नीचे देखें तो ये कैच बेसन है, इसमें एक्चुअली सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर कलेक्ट होती है। ये एनोड है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है और इसके नतीजे में क्लोरीन बनती है जो कि यहाँ से रिलीज हो जाती है। ये मैं अभी बताता हूँ कि ये एनोड है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है और उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्लोरीन में तब्दील हो जाते हैं और ये क्लोरीन यहाँ से गैस जो है ना यहाँ से रिलीज हो जाती है। जब हम बात करते हैं किस पर, कैथोड, जो कि हमारे पास ये परफोरेटेड यू शेप जो है ना ये कैथोड है, कैथोड पर जब हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर रिडक्शन होती है, ये इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, तो वाटर हाइड्रोजन गैस में और हाइड्रोक्साइड आयन में तब्दील होता है। ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है और हमारे पास अब जो चीजें नीचे रह जाती हैं यहाँ पर आ जाती हैं वो सोडियम आयंस हैं और हाइड्रोक्साइड आयन है, तो दोनों आपस में मिलकर के आप बना देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एनोड पर बन रहा है क्लोरीन और कैथोड पर बन रही है हाइड्रोजन गैस। इस तरह से बात ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं कि डायफ्राम सेल में एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है, डायफ्राम सेल में कैथोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है, यह है जी हमारे पास। और लास्ट में हमारे पास कैचुएशन में क्या असर हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है कि हमारे पास नेल्सन सेल भी कहते हैं, इसको डायफ्राम सेल भी कहते हैं। डायफ्राम सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एस्बेस्टॉस शीट एक्टिंग एज ए डायफ्राम, जिस तरह से हमारे पास एब्डोमेन में और चेस्ट में डायफ्राम होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर ये डायफ्राम का काम कर रही है। अब यहाँ पर इसको अगर हम परफॉर्म करें तो दो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और दो प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, फिर उसको किस तरह से हम उसको रिमूव कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला यह है कि दो प्रॉब्लम में से पहला प्रॉब्लम यह है कि ये यहाँ पर जो क्लोरीन बन रही है ये हाइड्रोक्साइड आयन जो कि कहाँ पर बन रहे हैं, कैथोड पर बन रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयंस, इनके साथ मिलकर हाइपोक्लोराइड बना सकती है। यानी क्लोरीन जो कैथोड पर बन रही है वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर हाइपोक्लोराइड बना सकती है। इस जिसकी वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, जब हाइड्रोक्साइड जो है ना वो हाइपोक्लोराइड में तब्दील हो जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एस्बेस्टॉस शीट बिटवीन एनोड और कैथोड, जिसकी वजह से हाइड्रोक्साइड उधर मूव नहीं कर सकते और क्लोरीन इधर मूव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इनके मिक्सिंग होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इस तरह से क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड आपस में मिक्स नहीं हो सकते। हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर वाटर जब आयनाइज होता है तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयंस बन सकते हैं और ये हाइड्रोक्साइड आयंस ऑक्सीडाइज हो सकते हैं और जब इनकी ऑक्सीडेशन होती है तो वाटर और ऑक्सीजन गैस में चेंज हो जाता है और ये ऑक्सीजन गैस क्लोरीन को कंटामिनेट कर सकते हैं जो कि यहाँ पर बन रही है। तो इट मीन ये सेकंड प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीडाइज एट एनोड एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस व्हिच कैन कंटामिनेट द क्लोरीन गैस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यहाँ पर एक लेवल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जो कि यहाँ पर जो ब्राइन का लेवल है उसको मेंटेन रखता है, उसको कम नहीं होने देता, क्योंकि ये परकुलेट करके नीचे आ रहे हैं, सोल्यूशन नीचे आ रहा है, तो इस तरह से यहाँ सोल्यूशन जो ब्राइन सोल्यूशन हमने डाला हुआ है वो कम हो सकता है। इसको मेंटेन रखने के लिए हम लेवल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जो कि इसके लेवल को मेंटेन रखता है और उस लेवल मेंटेन होने की वजह से इसका जो लिक्विड का फ्लो है वो टुवर्ड कैथोड होता है, यानी एनोड से टुवर्ड कैथोड रहता है, जिसकी वजह से इन हाइड्रोक्साइड आयंस के चांसेस जो हैं वो एनोड पर जाने के मिनिमम हो जाते हैं, कम से कम हो जाते हैं और उसकी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती और हाइड्रो ऑक्सीजन गैस नहीं बनती और वो इस तरह से इसको कंटामिनेट नहीं कर सकती। अब इस पूरे को ना हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये हमारे पास एनोड है, सेंटर वाला हिस्सा ये वाला एनोड है और ये वाला हिस्सा जो है ना हमारे पास कैथोड है, ये वाला जो परफोरेटेड है और इनके दरमियान ये एस्बेस्टॉस शीट है जो कि सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है, यानी कुछ आयंस को मूव करने देती है और कुछ को मूव नहीं करने देती। यानी यहाँ से क्लोरीन मूव करके इधर नहीं जा सकती लेकिन सोडियम आयन इधर मूव करके जा सकते हैं।
तो क्योंकि ये एनोड पॉजिटिव है तो यकीनन ये क्लोराइड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इन क्लोराइड की यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है और ये क्लोरीन में तब्दील होते हैं और यहाँ से ये कलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास कैथोड है इसके अगर देखें तो हाइड्रोजन आयंस होते हैं जिनकी रिडक्शन होती है और वो हाइड्रोजन गैस में क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। यानी वाटर एक्चुअली हाइड्रोजन आयंस में और हाइड्रोक्साइड आयन में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन होती है वो तो हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो जाते हैं। अब बाकी रह जाते हैं हमारे पास क्या चीज, हाइड्रोक्साइड आयन। और इधर से ये सोडियम मूव करके इधर आते हैं, ये सोडियम आयंस मूव करके इधर आते हैं। तो ये सोडियम इन हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर, यानी ये वाले सोडियम आयन इन हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर क्या बना देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि परकुलेट करके नीचे आ जाते हैं। और अभी जो हमारे पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हासिल हुई है ना, तो ये भी अभी प्योर नहीं होती है। इसमें अभी तकरीबन 16% सोडियम क्लोराइड होता है। इसको हीट करते हैं, इसको एवेपोरेट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कम होती है, वो क्रिस्टल में तब्दील हो जाता है। उन क्रिस्टल को हम फिल्टर कर लेते हैं। तो इस तरह से ये तकरीबन 1% जो है ना वो अभी भी इसके अंदर सोडियम क्लोराइड एज इम्प्योरिटी मौजूद होता है, लेकिन ये इतनी कम मिकदार में मौजूद होता है कि हम इसको ऐसा सेल कर देते हैं मार्केट में। इस तरह से हम हासिल करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड।